friends. Good afternoon. Yesterday we studied about the Green Revolution, their positive and negative aspects. Today we discuss about the subsidies. First of all, I want to clear what is subsidies. ठीक है, यहाँ subsidies है क्या? It is related to the agricultural prices. Subsidies are the incentives for the farmers. These are just provided on the ingredients we are just use on agriculture, like that subsidize seeds, subsidize fertilizers and subsidize chemical fertilizers also there. यानी सब्सिडीज वो चीज है जिसमें आप क्या करते हैं, गवर्नमेंट बहुत सस्ते दामों पर आपको वो उपलब्ध कराती है कोई भी चीज, जैसे वो एग्रीकल्चर में बीज हो सकते हैं, बिजली आपको सब्सिडाइज रेट्स पे मिल सकती है, इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो प्रोवाइडेड ऑन सब्सिडाइज रेट्स. सो सब्सिडीज आर द incentive for the farmer. They just giving to the farmer for the by the government to just encourage the farmer in agricultural field, because agriculture is a risky business. जो agriculture है वो सबसे risky profession माना जाता है. So government provide so many subsidies in that type of area. Agriculture सबसे ज़्यादा, क्योंकि it is based on monsoon. हमारे यहाँ इंडिया में rainy season is not continue, not perfect. That's why the agriculture is not a beneficial business in India. Here it is a risky occupation. इसलिए गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है सस्ती दरों पर, बीज देना, खाद उपलब्ध कराना, फर्टिलाइजर्स उपलब्ध कराना, या आपको जो इलेक्ट्रिसिटीज होती है वो भी सब्सिडाइज रेट्स पर उपलब्ध होती है. तो हम बात करें सब्सिडीज. सो दीज आर द इंसेंटिव फॉर द फार्मर टू जस्ट एनकरेज द फार्मर इन द एग्रीकल्चरल फील्ड, ताकि जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें फार्मर जो है वो बहुत मेहनत से जहाँ काम करता है तो उसका जो रिस्क है उसका एक पोर्शन गवर्नमेंट खुद बेयर करती है. यहाँ देखिए, द इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन ऑफ द सब्सिडीज इन द एग्रीकल्चर इज एट प्रेजेंट अ हॉटली debated question. It is generally argued that it was necessary to use the subsidies to provide an incentive for the adoption of new HYV technology. As you know, HYV high yield variety seed, क्योंकि आपको पता है in 60 to 70 when we just introduced the green revolution, the major quality of this revolution is HYV seeds. तो लोगों ने जब HYV seeds यूज किए, इट इज अ न्यू टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के रिस्क को कम करने के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड द सब्सिडीज, ताकि उस टेक्निकल से जो रिस्क होते हैं उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट अपने ऊपर ले सके. बाय द फार्मर्स इन द जनरल एंड स्मॉल फार्मर्स इन पर्टिकुलर, any new technology will be looked upon being as a risky by the farmers. Subsidies were therefore needed to be encourage the farmer to test the new technology. क्योंकि जब हम किसी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो वो बहुत रिस्की होती है. जैसे अगर वो सफल हुई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो बहुत सारे क्रॉप फेलियर्स के कारण हो सकता है फार्मर सुसाइड भी करते. तो यहाँ सब्सिडीज किस लिए दी जाती है? टू एनकरेज द फार्मर्स की वो अपने एग्रीकल्चर जो बिजनेस है उससे डिमोटिवेट ना हो, इसलिए सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है. सम इकोनॉमिक्स बिलीव दैट वंस द टेक्नोलॉजी इज फाउंड प्रॉफिटेबल एंड इट वाइडली अडॉप्टेड, सब्सिडीज should be phased out since their purpose has been served. ठीक है, तो सब्सिडीज का पर्पस क्या है? टू जस्ट कवर द रिस्क ऑफ द फार्मर. सब्सिडीज क्यों दी जाती है? ताकि जो फार्मर्स का एग्रीकल्चर बिजनेस है, रिस्क बिजनेस है, उसकी जो रिस्कनेस है उसको थोड़ा कम किया जा सके. Further subsidies are need by the benefit farmers, but a substantial amount of fertilizer subsidies भी benefit for the fertilizers industries also. अब सब्सिडीज के क्या फायदे हैं? एक तरफ तो आप फार्मर्स को क्या कर रहे हैं, इंसेंटिव्स दे रहे हैं, ठीक है. दूसरा जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है उसको भी वहां पर बेनिफिट होता है. एंड अमंग द फार्मर द सब्सिडीज लार्जली बेनिफिट द फार्मर इन द मोस्ट प्रॉस्पेरियस रीजन. लेकिन इस सब्सिडीज का फायदा कहाँ हुआ? पंजाब, हरियाणा जैसे मोस्ट एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरियस एरिया में जो फार्मर्स है उनको इन सब्सिडीज का बहुत फायदा मिलता है. Therefore, it is argued
that there is no case for continuing with the fertilizer subsidies. It doesn't benefit the target group and it is a huge burden on the government expenses. यानी ऐसा कहा जाता है सब्सिडीज के लिए कि इससे उन लोगों को तो फायदा नहीं होता जो पुअर फार्मर्स के लिए हम सोचते हैं, बल्कि रिच फार्मर्स इसका ज्यादा फायदा उठाते हैं. दूसरी तरफ इससे गवर्नमेंट का बजट बढ़ जाता है क्योंकि एक बहुत बड़ा पोर्शन उन्हें सब्सिडीज में खर्च करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ ले सकते हैं, जैसे गैस सिलेंडर, आपके घर में जो एलपीजी गैस आती है उस पर भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है. ठीक है. अब जब आपको पता है जब स्टार्टिंग में सब्सिडी स्टार्ट हुई तो मोदी सरकार ने कहा था कि जो लोग कैपेबल हैं वो अपनी इच्छा से इस सब्सिडी से विड्रॉल करें, क्योंकि इस सब्सिडी का मतलब क्या होता है, उन सेक्शन को फायदा पहुंचाना जो बहुत पुअर सेक्शन है. लेकिन इसका बेनिफिट किसने उठाया, जो रिच लोग हैं वो भी इस सब्सिडीज का फायदा उठाते हैं. तो इस तरह से यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट ये भी दिया गया कि सब्सिडीज का एक नेगेटिव इफेक्ट क्या है कि इससे सिर्फ डिस्पैरिटीज बढ़ रही है. जो रिच फार्मर है वो तो बेनिफिट उठाते हैं और दूसरा इससे गवर्नमेंट का जो बजट है उसमें फाइनेंशियल लॉस वहां पर होते हैं. ऑन द अदर हैंड सम बिलीव्स दैट द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू विद द एग्रीकल्चर सब्सिडीज. यानी एक तरफ तो उसका नेगेटिव इफेक्ट है और बहुत सारे इकोनॉमिक्स मना करते हैं कि सब्सिडीज नहीं दी जानी चाहिए, पर दूसरी साइड लोग कहते हैं, दूसरे इकोनॉमिक्स कहते हैं बिकॉज फार्मिंग इन इंडिया कंटिन्यू टू बी अ रिस्की बिजनेस. तो जो इसके फेवर में है वो क्या कहते हैं, क्योंकि इंडिया में फार्मिंग एक बहुत रिस्की बिजनेस है. इट इज फुली डिपेंड ऑन मानसून रेनी सीजन एंड रेनी सीजन इज नॉट प्रॉपर इन इंडिया. इसीलिए यहाँ पर सब्सिडीज देना बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है. तो दीज आर द आर्ग्यूमेंट ऑफ द सब्सिडीज. आइदर दे आर बेनिफिशियल फॉर द फार्मर और आइदर दे आर अ हैवी बर्डन ऑन द गवर्नमेंट बजट. ठीक है. यहाँ आप क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडी, व्हाट डू यू मीन बाय, लिख रहे हैं क्वेश्चन? यस मैम. हाँ लिखिए व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडी. कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडी. आइदर इट इज अ बर्डन ऑन गवर्नमेंट, either it is a burden on government or beneficial for the farmers also or beneficial for the farmers. explain the statement. ठीक है. इसमें आपको बताना है सब्सिडी क्या है और आपको बताना है कि क्या ये गवर्नमेंट पे बर्डन है या फिर ये फार्मर्स के लिए बहुत एसेंशियल मानी जाती है. यानी आपको इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में लेके जाना है. नाउ आवर टॉपिक इज प्राइसेस एज सिग्नल्स. जो प्राइसेस है वो इंडिकेशन देते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं आपकी डिमांड की. एज इफ द प्राइसेस आर हाई, अगर आपकी किसी चीज की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, ठीक है, तो डिमांड क्या कर देनी चाहिए, हमें कम कर देनी चाहिए. क्योंकि जब प्राइसेस ज्यादा हैं, इफ यू परचेजिंग मोर, अगर आप प्राइसेस ज्यादा और ज्यादा प्राइस पे भी आप ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो प्राइसेस क्या होंगी, और हाई हो जाएंगी. इफ प्राइसेस आर हाई एंड यू डिमांडिंग लेस, और आपने डिमांड कम की, ऑटोमेटिकली प्राइसेस क्या होंगी, धीरे धीरे कम हो जाएंगी. तो ये एक सिग्नल होता है कि व्हेन प्राइसेस आर हाई यू जस्ट कंट्रोल योर कंजप्शन. जब आपकी प्राइसेस किसी चीज की बहुत हाई है तो आपको क्या करना चाहिए, अपने कंजप्शन को कंट्रोल करके रखना चाहिए. इफ प्राइसेस आर लो, नाउ यू हैव टू कंजर्व दैट टाइप ऑफ कॉमोडिटी. ठीक है. तो ये कहा जाता है कि जब किसी चीज की कीमत ज्यादा है तो कोई जरूरत नहीं, अगर आप एसेंशियल गुड नहीं है तो आप उसके कंजप्शन को कंट्रोल करके रखें. इफ प्राइसेस आर हाई, अगर प्राइसेस हाई कम होती हैं तो आप क्या करते हैं, उस समय उसका उपयोग ज्यादा कर सकते हैं. सो द प्राइसेस आर द सिग्नल ऑफ कंजप्शन. नेक्स्ट देखिए इंडस्ट्री एंड ट्रेड. एज यू नो द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. हम सभी जानते हैं कि जो हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. दैट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. द प्राइमरी सेक्टर इज नॉन एज द एग्रीकल्चरल सेक्टर, जिसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इंक्लूड होती है. एंड द सेकेंडरी सेक्टर विच इज नॉन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर और द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. एंड द थर्ड वन इज tertiary sector which is known as service sector. So these are the sectors which combine known as the economic structure of any country. किसी भी देश के स्ट्रक्चर में इनकी एक इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है. The contribution of 3 sector is known as GDP.
इन तीनों सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन होता है तो उसे हम जीडीपी के नाम से जानते हैं। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रीज के बारे में गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज बनाई गई है। सबसे पहले हम देखते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। अब यहाँ मैं आपको क्लियर करती हूँ व्हाट इज पब्लिक सेक्टर एंड व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर विच इज ऑन बाय द गवर्नमेंट, ये वो सेक्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑन होते हैं। दीज आर द सेक्टर वेयर हैवी कैपिटल आर इंटरेस्टेड, जिसमें बहुत भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। Whereas public sector, private sector are the sector which is owned by individual। जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो किसी इंडिविजुअल, किसी फर्म, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होते हैं। क्योंकि ये इंडिविजुअल है तो इसमें इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता जितना गवर्नमेंट सेक्टर में होता है। सो दिस इज द थिंग कि गवर्नमेंट सेक्टर जहाँ गवर्नमेंट का ऑन हो दैट इज पब्लिक सेक्टर, जहाँ किसी इंडिविजुअल ऑन है दैट इज प्राइवेट सेक्टर। हैवी जो इन्वेस्टमेंट एरियाज होते हैं वहाँ हमेशा पब्लिक सेक्टर ही पाए जाते हैं। इसके अलावा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर का पब्लिक सेक्टर से थोड़ा कम पाया जाता है। लेकिन प्रोडक्टिविटी और आउटपुट में देखें तो प्राइवेट सेक्टर इज मोर गिविंग मोर आउटपुट रादर देन द पब्लिक सेक्टर, क्योंकि वहाँ रिसोर्सेज का बहुत एफिशिएंटली यूज किया जाता है, जबकि पब्लिक सेक्टर में रिसोर्सेज का मिस यूज किया जाता है। जो हम डिफरेंशिएशन करें उसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर दे आर बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। जितने भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो अर्न करना चाहते हैं प्रॉफिट, जबकि जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है उनका मोटिव होता है वेलफेयर। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन लिखिए डिफरेंशिएट बिटवीन private and public sector, differentiate between public and private sector। यहाँ हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी देख रहे हैं, 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। ऐसे हमारी फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस इन 1948। सबसे पहली जो पॉलिसी थी हमने 1948 में डिजाइन कर ली थी, लेकिन वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आईपीएस है दैट इज सो मच इम्पॉर्टेंट इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पर इन अकॉर्डेंस विद द गोल ऑफ स्टेट कंट्रोलिंग द कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकोनॉमी द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन ऑफ 1956 वाज अडॉप्टेड। यानी सबसे पहले जो रिसोल्यूशन है 1956 में अडॉप्टेड किया गया। दिस रिसोल्यूशन फॉर्म क्या बेस था इसका कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सेक्टर को प्रमोशन देना है। दिस रिसोल्यूशन फॉर्म्ड ऑन द बेस ऑफ सेकंड 5-year प्लान, द प्लान विच ट्राइड टू बिल्ड द बेसिक ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न। इसमें किस पे ध्यान दिया गया? सोशलिस्ट पैटर्न। व्हाट इज सोशलिस्ट पैटर्न? वेयर ऑल द रिसोर्सेज आर ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट। जैसे चाइना है वहां पर क्या होता है कि गवर्नमेंट के ऑन सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर नहीं है। तो ये जो पैटर्न था 1956 का रिसोल्यूशन पैटर्न था, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर को ज्यादा वेटेज दी गई। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का पोर्शन बहुत कम रखा गया, इसीलिए इसे एक सोशलिस्ट रिसोल्यूशन भी कहा जाता है। दिस रिसोल्यूशन वाज क्लासिफाइड इंडस्ट्री इनटू 3 कैटेगरी। इस रिसोल्यूशन में जो कैटेगरी है इंडस्ट्रीज की वो इस तरह से है। द फर्स्ट कैटेगरी, जो पहली कैटेगरी है, comprise industries which would have exclusive owned by the government। फर्स्ट कैटेगरी में क्या है? पब्लिक सेक्टर को रखा गया है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑन इंडस्ट्रीज है। सेकेंड जो अपना है दैट इज कंसिडर्ड द इंडस्ट्रीज इन विच द प्राइवेट सेक्टर वुड बी सप्लीमेंट एफर्ट्स टू द पब्लिक सेक्टर। यानी यहाँ पर क्या आएगा? ज्वाइंट वेंचर्स आएंगे। फर्स्ट में तो पब्लिक ऑन है, गवर्नमेंट सेक्टर है। सेकेंड में ज्वाइंट वेंचर यानी जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है लेकिन एज अ सप्लीमेंट्री गवर्नमेंट के साथ वो वहां पर वर्किंग है। विद द गवर्नमेंट टेकिंग द सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग द न्यू यूनिट्स। लेकिन यहाँ पे मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की मानी जाती है। द थर्ड कैटेगरी कंसिस्ट्स ऑफ द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज विच वर टू बी इन द प्राइवेट सेक्टर। और थर्ड कैटेगरी में हम किसको लेते हैं? जहां पर जितनी रिमेनिंग फैक्ट्रीज बची हैं उसे हम किस में लेंगे? थर्ड सेक्टर में हम उसे इंक्लूड करेंगे। Although there was a category of industries left in the private sectors under keep the state control through a system of license। तो 3 कैटेगरी रखी। फर्स्ट कैटेगरी में पब्लिक सेक्टर,
सेकंड में ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट सेक्टर था जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर मिक्स कर रहे हैं। और थर्ड जो प्राइवेट सेक्टर में दिया गया था उसमें भी गवर्नमेंट ने कंट्रोल रखा, किसके थ्रू? लाइसेंस के थ्रू। दे हैव कंट्रोल द फुल सिस्टम, उन्होंने लाइसेंस सिस्टम को कंट्रोल किया। दिस पॉलिसी वाज यूज्ड फॉर द प्रमोटिंग इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड रीजन्स। इस पॉलिसी का मेन मकसद क्या था? जो रीजनल डाइवर्सिटीज है, कुछ स्टेट्स तो बहुत डेवलप्ड हैं, कुछ लेस डेवलप्ड हैं, तो ये रीजनल डाइवर्सिटीज को कम करने के लिए पॉलिसी अपनाई गई थी। यानी जो रीजनल इक्वालिटी है उसको प्रमोट करने के लिए ये पॉलिसी अपनाई गई थी। इवन एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री हैड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फॉर एक्सपेंडिंग output for diversifying production. This was mean then the ensured the quantity of the good produced was more than what the economy required. ठीक है, अगर आपको लाइसेंस दिया गया गवर्नमेंट के थ्रू तो यहाँ आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि जितनी गवर्नमेंट की जरूरत है उतना क्वांटिटी आपको रिक्वायर्ड कंप्लीट करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 1956। Write a short note on IPR 1956. अब हम बात करते हैं व्हाट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जहां हम मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं 1950s तक, दैट इज 5 लाख। जहां 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है दैट इज स्मॉल स्केल। नाउ दिस लिमिट इज इंक्रीज, अब इसको इंक्रीज करके क्या कर दिया गया है? 1 करोड़ कर दिया गया। 1950 तक इसका क्या था लिमिटेशन? दैट इज ओनली 5 लाख। नाउ इट इज इंक्रीजिंग बाय 1 करोड़। अब इसको बढ़ाकर हमने क्या दिया गया? ऐसा माना जाता है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है दे आर जस्ट बेस्ड ऑन लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। अब व्हाट इज लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी? देयर इज 2 टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए 2 तरह की टेक्नोलॉजी होती है, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एंड सेकंड इज लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। द लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी इन विच वी जस्ट यूज द हाई अमाउंट ऑफ लेबर इंस्टेड ऑफ कैपिटल। वहाँ हम कैपिटल की जगह लेबर का ज़्यादा यूज करते हैं, सो द एम्प्लॉयमेंट जनरेट देयर। But in capital intensive technology, we just use the more capital rather than the labor. वहाँ पर opportunities, जो employment की opportunities है वो बहुत कम पाई जाती हैं। तो most of the जो developing nations हैं, they are just using the labor intensive technology. And most of the जो developed nation है जहाँ की population कम है, so they are using the capital intensive technology. Okay? अब यहाँ क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन लिख रहे हैं ना आप? यस मैम। क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी? लिख लिया? मैम लेबर इंटेंसिव क्या है? एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। ओके ओके, ठीक है, दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम बात करते हैं हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस। जो हमारी ट्रेड पॉलिसी है उसका बहुत बड़ा फीचर, क्योंकि आपको पता है व्हेन इन 1947 व्हेन वी जस्ट गेट आवर इंडिपेंडेंस, आवर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वाज सो मच डिस्टर्ब बिकॉज वी आर आवर एक्सपोर्ट्स आर इन सरप्लस। हमारे एक्सपोर्ट उस समय सरप्लस थे, बट द सिचुएशन इज देयर कि वी आर द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। ब्रिटिश काल में किसी भी देश के लिए एक्सपोर्ट सरप्लस होना बहुत अच्छी बात होती है, बट इन ब्रिटिश रूल जब हम एक्सपोर्टर किसके हैं? रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर हैं और फिनिश गुड के बहुत बड़े इंपोर्टर हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन एक्सपोर्ट अच्छे होते हैं, अच्छा माना जाता है, लेकिन ये इंडिया के लिए एक अच्छी कंडीशन नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि आप एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन किसका कर रहे हैं? रॉ मटेरियल का कर रहे हैं। तो आप एक दूसरे देश के लिए सिर्फ एक कॉलोनी का काम कर रहे हैं, उसकी फीडिंग कर रहे हैं, आपका कहीं डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। सो जब हमारी ट्रेड पॉलिसी डिजाइन की गई तो उसमें मैम एक बार समझा दो, दोबारा सुन लीजिए। इन 1947 व्हेन वी आर इन द गेट द इंडिपेंडेंस, देयर इज अ सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर दैट कि वी आर द
एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड द कंज्यूमर और द इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। ब्रिटिश काल के 200 साल में हमने क्या देखा कि हम एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, किसका? रॉ मटेरियल का, और मंगा रहे क्या है? इंपोर्टेड गुड्स में जो फिनिश गुड्स है उसको मंगा रहे हैं। हमारे एक्सपोर्ट उस समय इंपोर्ट से कहीं ज्यादा थे। ये किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी कंडीशन मानी जा सकती है, बट देयर इज अ कंडीशन, क्या? कि हम सप्लायर किसके हैं? रॉ मटेरियल के हैं। इसी कारण से हमारा जो रॉ मटेरियल था वो बाहर जा रहा था, जिसके कारण द हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज विल डिक्लाइन। उस समय वो डिक्लाइन हो गई, वॉज डिक्लाइन। क्यों? ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है। सेकेंड थिंग इज दे आर जस्ट कॉम्पिटिटिंग विद द इम्पोर्ट्स ऑल्सो। जो विदेशों से सामान आ रहा है मशीन मेड, उन्हें हैंडमेड से क्या हो रहा है? कंपटीशन हो रहा है वहां पर, तो वो चीपर भी पड़ती, बहुत सस्ती पड़ती थी मशीन मेड, और ड्यूरेबल भी ज्यादा होती थी। वहां पर ये कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन कि 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो हमारे यहाँ फूड ग्रेन की प्रॉब्लम थी। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्टिव एरिया गोज विद द पाकिस्तान, और हमारे पास फूड प्रोडक्शन के एरिया नहीं थे, तो हमें विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ता था फूड ग्रेन, और वो बहुत ही बैड क्वालिटी का आता था। इसीलिए जो ट्रेड पॉलिसी है उसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात की गई, यानी गवर्नमेंट ने कहा इफ यू आर बेस्ट, अगर आप किसी चीज का प्रोडक्शन बहुत अच्छा करते हैं, यू डोंट हैव एनी इंपोर्ट फ्रॉम देयर साइड, आपको उसमें कहीं से बाहर से मंगाना नहीं चाहिए। जो आपके यहाँ नहीं होता उसे आप इंपोर्टेड कीजिए। तो गवर्नमेंट ने लोगों को प्रमोट किया कि यू जस्ट यूज योर डोमेस्टिक गुड्स, अपने देश की स्वदेशी वस्तुओं का। आज फिर देख रहे हैं ना, वही दौर आ रहा है कि हम कह रहे हैं अपने देश की वस्तुओं का इस्तेमाल करें, नहीं तो आपकी इनकम कहाँ चली जाएगी? विदेशों में चली जाएगी। तो अपने सेल्फ रिलायंस को बचाने के लिए, सेल्फ मोटिवेशन के लिए जरूरी है कि आप अपनी घर में बनी वस्तुओं का प्रयोग करें। तो जो आपकी ये पॉलिसी है दैट इज इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, उसमें बताया गया कि यू जस्ट हैज यूज योर डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमें अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए और इम्पोर्ट पे कम से कम डिपेंड होना चाहिए। अब इस पॉलिसी का क्या इफेक्ट रहा, देखिए। They make imported goods more expensive and discourage their uses। अब देखिए इसमें दो तरीके हैं, एक तो होता है टैरिफ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो चीजों की, एक होता है टैरिफ और एक होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, कोटा। So these are the two important features of foreign policy। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के दो इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज टैरिफ एंड कोटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर व्हाट इज टैरिफ। टैरिफ है क्या? टैरिफ इज द टैक्सेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड पर जो टैक्सेशन होता है दैट इज टैरिफ, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो इस तरह से, और सेकंड इज कोटा, टू डिसाइड द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी, दैट इज कोटा। तो इन दो पॉलिसी से, टैरिफ से और कोटा से, हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया। कैसे? जो वस्तुएं हमारे देश में आती दैट इज नॉन एज इंपोर्ट्स, हमने उन पे हैवी ड्यूटीज लगाई, टैरिफ क्या किया? बढ़ा दिया। नाउ द इंपोर्ट्स आर एक्सपेंसेस, अब बाहर से आने वाली चीजें क्या हो गई? महंगी हो गई। दूसरा, हमने कोटा डिसाइड कर दिया कि इतनी मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा कोई बाहर से नहीं मंगवाएगा। तो इस तरह से ये दो पॉलिसी ने क्या किया? एक्सपोर्ट को प्रमोटेड किया और इंपोर्ट को डिमोटेड किया। हाँ बोलिए, बोलो, कुछ पूछ रहे हो बेटा? कुछ पूछ रहे? ओके चलिए, यहाँ क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखो बेटा, वाई import substitution policy, why import substitution policy, why import substitution policy was adopted by the Indian government? Why import substitution policy was adopted by the government? अब देखिए इसके रीजन है। पहला रीजन मैंने आपको बता दिया कि इंपोर्ट को क्यों हमें कम करना चाहिए। पहला कारण तो कि जो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनको एक हैवी कंपटीशन करना पड़ता है फॉरेन गुड्स से, पहली चीज। सेकंड थिंग इज देयर कि
जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम इंपोर्ट मंगाएंगे, गुड्स करेंगे, तो उनको उनकी जो डिमांड है वो डिक्लाइन होगी, उनको अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इंपोर्ट को हमें सब्स्टिट्यूट रखना चाहिए। हमें अपने देश में उन सभी वस्तुओं को बनाने की कोशिश करनी चाहिए जो हम विदेशों से मंगाते। तो इस तरह से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी पॉलिसी क्या होती है कि अपने देश की जीडीपी को बढ़ाना। उससे क्या होगा, जीडीपी को कैसे बढ़ाएंगे, यू जस्ट यूज योर डोमेस्टिक गुड्स, अपने देश में बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। यहाँ पर देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए वी जस्ट प्रमोट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का प्रमोशन करना चाहिए, क्योंकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है उसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव होती हैं। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज में जहाँ बहुत अच्छा मटेरियल बनता है, छोटी छोटी कॉटन इंडस्ट्रीज भी होती हैं, वहीं बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो ये भी एक इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा आइडिया है कि हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। जैसे आप जानते हैं प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत भी हमको लोन मिलता है ना, ट्राइसम योजना है जिसमें युवकों को, ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट की प्रमोशनल स्कीम हैं जिनके थ्रू हम कोशिश करते हैं कि हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। यहाँ पर हम देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, दैट इज द रेगुलेशन पॉलिसी। यहाँ पर है आपका सबसे पहला, इन स्पाइट ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू मेड और बाय द पब्लिक सेक्टर, द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सम इकोनॉमिक्स हैज क्रिटिकल परफॉर्मेंस ऑफ मैनी पब्लिक सेक्टर्स। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, पहला तो कहा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ज्यादा बढ़ाइए। दूसरा, जितनी भी पब्लिक इंडस्ट्रीज हैं जो आउटपुट सही नहीं दे रही हैं, जिनका आउटपुट अच्छा नहीं है, उनका क्या कर देना चाहिए, इनिशियली उनका प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी एफिशिएंसी का फुल इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। तो जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं जो फुल एफिशिएंसी का यूज़ नहीं कर रहे या जो अपने रिसोर्सेज का मिस यूज़ कर रहे हैं, उन सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में डाल देना चाहिए, ताकि एफिशिएंसी का और रिसोर्सेज का, एफिशिएंसी का बहुत अच्छा यूज़ हो सके और रिसोर्सेज का मिस यूज़ ना हो। It is now widely held to the state enterprises continue to be produce certain goods and services, although this was no longer required. An example, the provision of telecommunication services. उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो पब्लिक सेक्टर में हैं, लेकिन उनका कोई इतना वर्किंग कैपेसिटी या वर्किंग स्टाइल इतना अच्छा नहीं है। जैसे इसने कहा कम्युनिकेशन, जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है गवर्नमेंट की, दिस इंडस्ट्रीज कंटिन्यू टू बी रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। ये जो इंडस्ट्री है वो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व की गई है। इवन आफ्टर इट वॉज रियलाइज दैट द प्राइवेट फर्म्स कुड ऑल्सो प्रोवाइड इट, जबकि हमें पता है कि ऐसे सेक्टर्स में तो प्राइवेट कंपनियां बहुत अच्छा लीडिंग रोल कर रही हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द कॉम्पिटिशन इवन टिल द लार्ज 90s, वन हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम टू गेट अ टेलीफोन कनेक्शंस। क्योंकि 90s से पहले क्या होता था, घरों में वो लैंडलाइन फोन होते थे, बहुत लंबे समय तक क्या होता था, कनेक्शन लेने के लिए लाइन लगी रहती थी। तो जब टेलीकॉम कंपनीज पब्लिक सेक्टर की इतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर रही है, तो वहाँ हमें प्राइवेट सेक्टर को भी प्रमोट करना चाहिए। अनदर इंस्टेंस कुड बी द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न ब्रेड, अ ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग फंड। आपने सुना होगा, मॉडर्न ब्रेड का नाम सुना, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रेड। Private sector could not manufacturing bread in 2001. This firm sold to the private sector. अब इसने एक एग्जांपल दिया कि जो मॉडर्न ब्रेड की कंपनी थी वो क्या थी, पब्लिक सेक्टर की फर्म थी, जिसे प्राइवेट सेक्टर को फोल्ड कर दिया गया। The point is that after 4 decades the planned development of Indian economy, no distinction was made between the what the public sector alone can do and what is the private can also do। यानी 1990 तक हमने ये एनालिसिस नहीं किया कि किस फील्ड में पब्लिक सेक्टर होना चाहिए और किस फील्ड में प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए, यानी किस फील्ड को पब्लिक सेक्टर बहुत अच्छा रन कर सकता है और किस फील्ड को प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा रन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इवन नाउ ओनली द पब्लिक सेक्टर सप्लाई द नेशनल डिफेंसेस। आज भी हम देख रहे हैं बहुत सारे डिफेंस मटेरियल कहाँ है, पब्लिक सेक्टर में। Even though the private sector can manage hotels well,
yet the government also run the hotels. जबकि हम ऐसा मानते हैं कुछ फील्ड में, हर जगह नहीं, लेकिन कुछ फील्ड में प्राइवेट सेक्टर आर मोर comparatively profitable than the public sector. Some scholars to argue that the state should be get out of areas which the private sector can manage and the government may concentrate the resources on important services. ऐसा कहा जाता है, आर्ग्यूमेंट किया जाता है कि जिन एरियाज में प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है उसमें गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी जगह उन्हें अदर सर्विसेज पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. इसकी जगह दूसरा जो हमारा ओपिनियन है, मैनी पब्लिक सेक्टर्स फर्म incurred huge losses continue to functions because it's difficult to close a government undertaking even it drain the national limited resources. अब ये कह रहे हैं बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हैं जो लगातार लॉस में चल रही है, रिसोर्सेज का लॉस कर रही हैं, उसके बावजूद भी हम क्या देख रहे हैं, उन्हें उसी सेक्टर में वो कंटिन्यू है, जबकि ऐसी जो कंपनियां जो गवर्नमेंट सेक्टर को नुकसान पहुंच रही है उसे प्राइवेट सेक्टर में डाल देना चाहिए. This does not mean that the private firm always be profitable. इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्राइवेट कंपनियां हमेशा ही प्रॉफिटेबल होती हैं. Quite a few of the public sector were originally private firms which were on the verge of disclosure to the losses. केवल वही कंपनियां जो प्राइवेट सेक्टर में लॉस में चल रही हैं, केवल उन्हीं को हमें क्या कर देना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्टेड करना चाहिए. The second thing, the need of obtain a license to start industrial was misused by the industrial. ऐसे ही जो लाइसेंस की पॉलिसी स्टार्ट की गई उसका भी मिसयूज किया गया. बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ने क्या किया, छोटी इंडस्ट्रीज को लाइसेंस लेने नहीं दिया. इससे क्या हुआ, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेस थे उनकी मोनोपोली हो गई मार्केट में, और जो इंडस्ट्रियल डेवलप होना चाहिए था वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया. A few economics also point out that the public sector is not mean the earning profit but to promote the welfare of the nation. कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ प्रॉफिट कमाता है, कहीं कहीं वो वेलफेयर के लिए भी काम करता है. The public firms on this view should be evaluated on the base of extent which they contribute the welfare of people, not for the profit they earn. तो इस तरह से पब्लिक सेक्टर का भी एक रीवैल्यूएशन होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि क्या वास्तव में वो वेलफेयर के लिए काम कर रही है या फिर उसका वर्किंग स्टाइल ही गलत है. Regarding protection, some economics hold that we should protect our producer from the foreign competition. कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमें अपने प्रोड्यूसर्स को, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, उन्हें फॉरेन कंपटीशन से बचा कर रखना चाहिए. Long time as rich nation contribute to so. Owing to the all these conflict, economics called for a change in the policy. और ऐसा कहा जाता है कि हमें अपनी पॉलिसी में चेंज किया जाना चाहिए, और यही कारण है कि 1990 तक एक ही पॉलिसी चली, लेकिन 1991 के बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई जिसे हम LPG पॉलिसी के नाम से जानते हैं. ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया. ठीक है, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने लिखवा दिए हैं. इसमें लास्ट क्वेश्चन लिखिए, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन IPR 1956. राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन IPR 1956, क्योंकि उसमें पब्लिक सेक्टर को बहुत वेटेज दिया है, प्राइवेट सेक्टर को बहुत कम दिया है, तो उसका एक क्रिटिकल आपको बताने कि उससे क्या प्रॉफिट हुए और क्या लॉस हुए. कर लेंगे मैम. राइट ए क्रिटिकल नोट फॉर ऑन IPR. IPR थैंक यू. इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन 1956. ओके यस मैम. ओके, आज इतना ही करेंगे. आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया. ओके, हैव ए नाइस डे. थैंक यू. Thank you, ma'am.